हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच एमिनो एसिड इज द प्रिकर्सर ऑफ बोथ क्रेटिनिन एंड फॉस्फोक्रेटिनिन। ठीक है, तो फॉस्फोक्रेटिनिन और क्रेटिनिन के लिए कौन सा एमिनो एसिड प्रिकर्सर का काम करता है? तो इसका राइट आंसर है सी, आर्जिनिन। ठीक है, तो आर्जिनिन along with glycine and methionine is involved in the synthesis of creatinine which is used to form phosphocreatinine। तो आर्जिनिन और ग्लाइसिन मिथ्योनिन ये भी इन्वॉल्व होते हैं, है ना। आर्जिनिन के साथ ग्लाइसिन और मिथ्योनिन भी इन्वॉल्व होते हैं क्रेटिनिन और फॉस्फोक्रेटिनिन के बायोसिंथेसिस में। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। अगला है, इन मैपल सिरप यूरिन डिजीज विच मेटाबॉलिक पाथवे इज डिफेक्टिव। ठीक है, इस डिजीज में कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे होता है जो कि डिफेक्ट हो जाता है जिसमें? तो इसका राइट आंसर है बी, ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म। इस डिजीज में क्या होता है, जो ब्रांच्ड चेन एमिनो एसिड होते हैं उनका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है। ठीक है, क्यों नहीं हो पाता है हम लोग देखेंगे। मैपल सिरम यूरिन डिजीज इज कॉज्ड बाय अ डिफेक्ट इन कैटाबॉलिज्म ऑफ ब्रांच्ड चेन एमिनो एसिड, जैसे कि ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है, वैलिन है। ठीक है, तो इनका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन द ब्रांच्ड चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये एंजाइम है, इस एंजाइम में म्यूटेशन हो जाता है जिस कारण से जो ब्रांच्ड चेन एमिनो एसिड होते हैं उनका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो गया इस क्वेश्चन का बी। अगला है, विच एमिनो एसिड इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है आर्जिनिन। आर्जिनिन जो होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड, आर्जिनिन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड बाय एंजाइम का नाम याद रखना है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज इन अ रिएक्शन दैट आल्सो प्रोड्यूस सिट्रुलिन। ठीक है, तो इस रिएक्शन में सिट्रुलिन का भी फॉर्मेशन होता है ना। तो कौन सा एमिनो एसिड डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है नाइट्रिक ऑक्साइड में? तो आर्जिनिन होता है। आगे है, होमोसिस्टीन accumulation in blood is caused by the deficiency of which of the following vitamins। कौन सी विटामिन की कमी से होमोसिस्टीन का ब्लड में एक्यूमुलेशन होने लगता है, वो इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी, विटामिन B12। A deficiency in vitamin B12 impairs the enzyme methionine synthase which converts homocysteine to methionine, causing homocysteine to accumulate in the blood। ठीक है, क्या होता है कि जो होमोसिस्टीन होता है वो मिथियोनिन में कन्वर्ट होता है इस एंजाइम के द्वारा, मिथियोनिन सिंथेज के द्वारा। ठीक है, और ये जो मिथियोनिन सिंथेज होता है इसके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए क्या चाहिए होता है? विटामिन B12 चाहिए होता है। तो अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो ये एंजाइम काम नहीं कर पाएगा और होमोसिस्टीन जो होगा वो मेथियोनिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिस कारण से होमोसिस्टीन जो होगा वो ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगेगा। और जब वो एक्यूमुलेट होगा ब्लड में तो ये बॉडी के लिए हार्मफुल होता है ना। हाई होमोसिस्टीन लेवल आर एसोसिएटेड विथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड अदर हेल्थ इशू। ठीक है, तो ये हमारे लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी तो मिथियोनिन सिंथेस की नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं होगी, जिस कारण से होमोसिस्टीन मिथियोनिन में कन्वर्ट नहीं होगा और वो ब्लड में इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। अगला है, which enzyme catalyze the first committed step in the biosynthesis of serine from 3-phosphoglycerate। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम होता है? देखिए, सेरीन का जो सिंथेसिस होता है वो 3 स्टेप में होता है और जो पहला स्टेप होता है उस स्टेप में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? तो उसका राइट आंसर है फॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, पहले स्टेप में फॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेज इन्वॉल्व होता है। अब हम लोग ये रिएक्शन देख लेते हैं। फॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेज जो पहला एंजाइम है वो क्या करता है? वो कैटालाइज करता है ऑक्सीडेशन ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट टू 3-फॉस्फोहाइड्रोक्सी पायरुवेट। ठीक है, यानी ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट करेगा 3-फॉस्फोहाइड्रोक्सी पायरुवेट में। फिर उसके बाद अगला जो एंजाइम होगा वो फॉस्फोसेरिन अमीनो ट्रांसफरेज होगा। तो अमीनो फॉस्फोसेरिन एमिनो ट्रांसफरेज जो होगा वो कन्वर्ट करेगा 3-फॉस्फोहाइड्रोक्सी पायरुवेट को 3-फॉस्फोसेरिन में, ये इसको कन्वर्ट कर देगा 3-फॉस्फोसेरिन में। ठीक है, फिर उसके बाद अगला वाला जो एंजाइम होगा फॉस्फोसेरिन फास्फेटेज, वो क्या करेगा? 3-फॉस्फोसेरिन को कन्वर्ट करेगा सेरिन में। ठीक है, और सेरिन का जो होगा वो सिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेरिन का बायोसिंथेसिस है 3 स्टेप में, और इसमें जो पहला वाला स्टेप होता है उसमें जो एंजाइम होता है वो
क्वेश्चन का हमारा आंसर फॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेज होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कैटाबोलिज्म ऑफ ट्रिप्टोफान। ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन का कैटाबोलिज्म का इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, ट्रिप्टोफान इज अ प्रिकर्सर ऑफ नियासिन, सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, गाबा। गाबा इज डिराइव फ्रॉम ग्लूटामेट। गाबा जो होगा वो किससे डिराइव होगा, वो ग्लूटामेट से होगा। बाकी जो है ये सब के जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो है आपके ट्रिप्टोफैन है। ठीक है, अगला है विच एमिनो एसिड इज द प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ बोथ कैटकोलेमीन एंड थायराइड हार्मोन। ठीक है, तो बताना है कौन सा वाला अमीनो एसिड है जो कि दोनों के लिए, ठीक है, कैटकोलेमीन और थायराइड हार्मोन इन दोनों के लिए प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है। तो इसका राइट आंसर है टायरोसिन, सी। टायरोसिन सर्व एज अ प्रीकर्सर फॉर बोथ कैटकोलेमीन यानी डोपामिन उसमें आ जाएगा, नॉर एपिनेफ्रिन आएगा और एपिनेफ्रिन आएगा, और थायराइड हार्मोन। इन सब के लिए जो प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है वो कौन है, टायरोसिन है। ठीक है, अगला है इन PKU फिनाइल कीटोनूरिया द एक्यूमुलेशन ऑफ विच ऑफ द कंपाउंड इज टॉक्सिक टू द ब्रेन। PKU में कौन से कंपाउंड का एक्यूमुलेशन होता है जो कि टॉक्सिक होता है ब्रेन के लिए। इसका राइट आंसर है फिनाइल एलेनिन। ठीक है, इन PKU फिनाइल एलेनिन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन ड्यू टू अ डिफेक्ट इन फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। इस एंजाइम का नाम रखना है, लीडिंग टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन विच इज टॉक्सिक। ठीक है, तो होता क्या है कि जो फिनाइल एलेनिन होता है वो कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, और उसको कन्वर्ट कौन करता है, तो ये एंजाइम करता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, ये एंजाइम जो होता है ये कन्वर्ट करेगा फिनाइल एलेनिन को किसमें, टायरोसिन में। और होता क्या है कि जब इस एंजाइम में डिफेक्ट आ जाएगा, इस डिफेक्ट एंजाइम में जब डिफेक्ट आ जाएगा तो फिनाइल एलेनिन जो होगा वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब कन्वर्ट नहीं होगा तो वो ब्लड में क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, या बॉडी में वो इकट्ठा होगा, और जब इकट्ठा होगा तो फिर वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। ठीक है, अगला है विच एमिनो एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीम। ठीक है, तो जो हीम ग्रुप होता है उसके सिंथेसिस के लिए कौन सा एमिनो एसिड जरूरी होता है, तो ये है आपका ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन एलॉन्ग विथ सक्सिनिल कोएंजाइम ए, तो ग्लाइसिन के साथ सक्सिनिल कोएंजाइम ए दोनों याद रखना है, इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीम इन द माइटोकॉन्ड्रिया में। होता कहां पे है, माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसिस होता है। ठीक है, इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीम बायोसिंथेसिस ग्लाइसिन कंबाइंड विद सक्सिनिल कोएंजाइम ए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अमीनो एमिनो लेबुलिन लेबुलिनेट सिंथेज। ठीक है, एमिनो लेबुलिनेट सिंथेज ये एंजाइम है, इसके प्रेजेंस में ग्लाइसिन जो होता है वो सक्सिनिल कोएंजाइम ए के साथ बाइंड करता है। ठीक है, टू फॉर्म, और उसके बाद बनता क्या है, तो उसके बाद बनता है आपका एमिनो लेवुलिनिक एसिड, एमिनो लेवुलिनिक एसिड बनता है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज रेट लिमिटिंग स्टेप इन द हीम बायोसिंथेसिस या हीम सिंथेसिस। तो हीम सिंथेसिस में कौन इन्वॉल्व होता है, तो ग्लाइसिन इन्वॉल्व होता है और सक्सिनिल कोएंजाइम ए इन्वॉल्व होता है। और जो पहला इसका स्टेप होता है उस स्टेप में जो एंजाइम होता है वो आपका अमीनो लेबुलिनेट सिंथेज इन्वॉल्व होता है, और बनता क्या है प्रोडक्ट, तो अमीनो लेबुलिनिक एसिड बनता है। ठीक है, अगला है द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ यूरिया साइकिल इज कैटेगराइज्ड बाय। ठीक है, तो यूरिया साइकिल जो होता है उसमें जो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है उसको गवर्न करता है या कैटेलाइज करता है, तो एंजाइम कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट, ये उसको क्या करता है, कैटेलाइज करता है। ठीक है, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट कैटेलाइज द रेट लिमिटिंग स्टेप इन द यूरिया साइकिल कन्वर्टिंग अमोनिया एंड बाइकार्बोनेट इनटू कार्बामोइल फॉस्फेट। इन दोनों को जोड़ करके कार्बामोइल फॉस्फेट बनता है और ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और यही रेट लिमिटिंग स्टेप होता है यूरिया साइकिल में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक। इसमें कौन सा अगला कौन सा एमिनो एसिड है जो कि कीटोजेनिक भी है और ग्लूकोजेनिक भी है, तो इसमें राइट आंसर है आइसोल्यूसिन। ठीक है, आइसोल्यूसिन जो है वो
कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक दोनों है। आइसोल्यूसिन इज बोथ कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक, वेर एज ल्यूसिन एंड लाइसिन आर कीटोजेनिक। इसमें ल्यूसिन और लाइसिन जो है वो कीटोजेनिक है, और जो वैलिन है वो ग्लूकोजेनिक है ना। दोनों का मतलब देख लेते हैं। तो कीटोजेनिक एमिनो एसिड्स आर दोज दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कीटोन बॉडीज which are used as an energy source especially when glucose is low। जब ग्लूकोज कम होता है तो कीटोजेनिक एमिनो एसिड जो होते हैं वो कीटोन बॉडी में कन्वर्ट होते हैं और एनर्जी प्रोडक्शन में काम करते हैं। ठीक है, आगे है ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड। तो ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में। ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड आर दोज दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज वाया ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं कौन से एमिनो एसिड, तो ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, आइसोल्यूसिन। ठीक है, तो आज के लिए ये इतना क्वेश्चन है एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म से। फिर उसके बाद में हम लोग अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।